नमस्कार मित्रों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत। आज हम बी अंतिम वर्ष के अंतर्गत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई कविता कल की बाजरी का रसास्वादन करेंगे। अज्ञे नाम जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा अज्ञे नाम दिया गया है। तो इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये अज्ञे नाम जैनेन्द्र कुमार के द्वारा इनका अज्ञे नाम दिया गया है। पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में, अज्ञे जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ सन 1911 ईस्वी में। तो 1911 ईस्वी में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश। अज्ञे जी की मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई। मृत्यु 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु। अज्ञे तार सप्तक के संपादक कह सकते हो। इनके द्वारा लिखी गई जो पत्रिका है उसमें सैनिक, विशाल भारत उनकी प्रमुख पत्रिका है। तो अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई पत्रिकाओं में सैनिक, विशाल भारत, पत्रिका के संपादक हैं। इनकी कृतियों में हरिघास में क्षणभर काव्य संग्रह में बावरा आयरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, इत्यलम, भग्नदूत, चिंता आदि इनके क्या है, ये काव्य संग्रह है। तो इनके काव्य संग्रह में चिंता, भग्नदूत, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, हरिघास क्षणभर में, हरिघास पर, हरिघास पर क्षणभर। ये जो कलगी बाजरे की जो कविता है ये हरिघास क्षणभर काव्य संग्रह से संकलित है। तो चिंता, भग्नदूत, इंद्रधनुष रौंदे हुए, हरिघास पर क्षणभर, इत्यलम, इत्यलम, बावरा अहेरी,
पहले में सन्नाटा गूंथा था, पहले में ये आदि इनके काव्य संग्रह। इनके द्वारा लिखे गए काव्यों में विपदा, परंपरा, जयदूल, शरणार्थी आदि इनकी क्या है, कहानी है। तो कहानियों में विपदा जो सन 1937 ईस्वी में लिखी गई, परंपरा, शरणार्थी, जयदोल आदि इनकी क्या है, कहानी संग्रह है। तो विपदा, परंपरा, जयदोल आदि इनकी कहानी संग्रह है। उपन्यास में नदी के द्वीप पर अपने अपने अजनबी से कर एक जीवनी। उपन्यास नदी के द्वीप पर नदी के द्वीप से खत एक जीवनी। अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी आदि इनके उपन्यास है। अपने अपने अजनबी, तो नदी के द्वीप आंगन, नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी से कर एक जीवनी, और कितनी नावों में कितनी बार, और आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इनके उपन्यास में नदी के द्वीप से कर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, कितनी नावों में कितनी बार, और आंगन के पार द्वार आदि इनके क्या है, उपन्यास है। जिस पर आंगन के पार द्वार उपन्यास पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो यह कलगी बाजरे की ये हरिदास स्वर्णभर काव्य संग्रह से संकलित है। इस कविता के माध्यम से हरिदास स्वर्णभर, इसमें अज्ञे जी ये कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि जो किसी रूपवती नायिका की जो सुंदरता है उसकी तुलना वे बिजली घास और कलगी बाजरे से करते हैं, क्योंकि जो ये दूसरे जो पौराणिक उपमान है वह तो क्या हो गए, फीके हो गए हैं। अब रूपवती नायिका की तुलना उनसे करना उचित नहीं है, इसीलिए यहाँ पे स्वयं अज्ञे जी बिजली घास और कलगी बाजरे से रूपवती नायिका, नारी की सुंदरता का चित्रण करते हैं। हरी बिजली घास, बिजली घास कह सकते हो आप, एक चिकनी सी घास को कहा गया है बिजली घास। तो हरी बिजली घास, दौलती कलर की सरहरी बाजरे की
अब वो हरी जो घास है पिछली वह दौलती कह सकते हो, हिलती हुई, दौड़ना, तो वह हिलती हुई कलगी सर हरी सुंदर सी दुबली सी सर हरी। आप कह सकते हो दुबली पतली, तो वह डोलती हिलती हुई बाजरे की जो कलगी है सर हरी, बाजरे की सर हरी, यानी वह दुबली सी सुंदर हिलती हुई वह बाजरे की जो कली है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका। अब आगे जी कह रहे हैं कि उस सुंदरी रूपवती नायिका की तुलना मैं उन पौराणिक उपमानों से करूं जो अब क्या हो गए, मेरे हो गए हैं, जो पौराणिक उपमानों से वे तुलना नहीं करते हैं, वह कलगी बाजरे से रूपवती नायिका की तुलना कर रहे हैं। तो ये कह रहे कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, यानी कि संध्या के समय, सांझ, संध्या, नभ, आसमान, तो मैं आपकी तुलना संध्या के समय जो ललाती हुई, संध्या में वह लालिमा लिए हुई सांझ के नभ की अकेली तारिका, आसमान के तारों से, अगर मैं उस संध्या के समय आसमान के तारों से उस रूपवती नायिका की उसकी तुलना ये उपमान में नारी के लिए अगर करूं तो ये उचित बात नहीं है, क्योंकि ये उपमान अब जो सांझ के समय तारिका में जो तारिका की जो तुलना मैं नारी रूपवती नायिका से करूं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, अब मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा हूं, क्यों, या शरद के भोर की न्यार न्यायी हुई से, और नहीं मैं शरद ऋतु के भोर यानी प्रातःकाल, तो शरद ऋतु की प्रातःकाल में न्यायी हुई, न्यार कह सकते हो पाला, तो न उस रूपवती नायिका की तुलना, न तो मैं उस पाला ओस, तो न तो भोर के समय प्रातःकाल सुबह वह न्यार से न्यायी हुई यानी उसमें भीगी हुई कुई, यानी कह सकते हो आप कमलिनी कुई, या कुमुदनी, कमलिनी, तो मैं न तो संध्या के समय भोर की तारिका हूं, या नहीं किसी शरद ऋतु के भोर प्रातःकाल में न्यार से न्यायी हुई यानी कि ओस की बूंदों में भीगी हुई कमलिनी भी नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं। टटकी कली चंपे की, और मैं नहीं चंपे की कली से मेरी उपमान की जा सकती है, तो टटकी कली चंपे की वगैरह, तो ये सभी जो वगैरह है आदि उपमान क्या हो गए, वे पुराने हो गए, तो वे रूपवती नायिका की तुलना न तो संध्या के समय तारों से कर रहे हैं, न ही प्रातःकाल भोर की बेला में ओस की बूंदों में भीगी हुई कमलिनी से भी नहीं कर रहे, नहीं वे चंपे के फूल से कर रहे हैं वगैरह, ये आदि उपमान तो क्या हो गए, पुराने हो गए। तो नए उपमानों का प्रयोग, वे नए उपमानों का प्रयोग करते हैं, और नए कारण की मेरा अधिक उतला यहाँ की सुना है, इसका मतलब मैं इन उपमानों से तुलना नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा अधिक उतला है, यहाँ की मेरा प्यार मेला है, और मेरा नहीं प्यार मेला भी नहीं है, बल्कि केवल ये उपमान मैंने हो गए, बल्कि जो पौराणिक उपमानों से किसी रूपवती नायिका की तुलना की जा रही है, ये पौराणिक उपमान क्या हो गए, मेरे हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्यार मेरा है। देवता इन प्रतीकों के कर गए कुछ, देवता आदि इन
पुराने उपमानों की तुलना रूपवती नायिका से पहले से कर गए, उसको कुछ दिया है, ठीक है, इसीलिए उन पुराने उपमानों से रूपवती नायिका की तुलना करना उचित नहीं है। कभी भाषण अधिक घिसने से मुल्लमा छूट जाता है। अब मुल्लमा कह सकते हो एक चमकीला पदार्थ, मुल्लमा चमक। तो जिस तरह से अगर कोई बर्तन नया है या फिर बर्तन की कलाई लगी हुई है और उस बर्तन को घिसने से उसकी जो चमक नष्ट हो जाती है, इसका मतलब नहीं कि उस बर्तन का महत्व घट गया है, वह बस उसके उपमान मैले हो गए हैं। इसीलिए वह जिस तरह से अगर किसी बर्तन को अधिक घिसने से उसकी चमक नष्ट हो जाती है, कभी बासन अधिक घिसने से मुल्लमा छूट जाता है, यानी नवीन उपमानों के साथ उसका चित्रण करना अच्छी बात है। पुराने उपमान तो जिस तरह से कि बर्तन को अधिक घिसने से उसकी चमक नष्ट हो जाती है, उसी भांति उस पुराने उपमान क्या हो गए, वो मैले हो गए। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी चमक कम हो जाने से आप उसको भुला दो या फिर आप उसको नहीं पहचान पाओ। तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू की, यानी जब नारी किसी पुरुष के निकट रहती है तो वह हमेशा उसका जादू बना रहता है, वह आकर्षक बनी रहती है। तो तुम्हारे रूप के तुम हो निकट इसी जादू की, यानी अपने पति के निकट रहने पर वह उसका जादू बना रहता है, वह बड़ी आकर्षक रहती है। निजी किसी सज गरीबों से किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यह कहूँ बिजली घास को तुम, अगर किसी नायिका की तुलना में एक बिजली से घास से करूं या ललराती हवा में कलंगी सरली बाजरी की, अगर तुलना एक खेतों में ललराती हुई सर हरी दुबली सी सुंदर पतली कलगी बाजरी से करते हैं, आज हम सरातियों को पालतू मानस पर सवरी जुई के फूल से, आज हम सराती, अब शहरों में रहने वाले सराती है, वह कलगी बाजरी से क्या हो गए, बिल्कुल अपरिचित से हो गए। शहरों में जो तुलना की जाती है तो यहाँ पे मानस शब्द है, जैसे यानी कि बगीचे के लिए मानस, मानस बगीचा, अभी शहरों में एक बगीचा होता है, उद्यान होता है, उसमें लगे हुए पालतू मानस पर, यानी एक जो बगीचा शहरों में होता है उद्यान, उसमें पालतू मानस पर सवरी जुई के फूल से, उसमें जुई के फूल लगे हुए होते हैं, उसी जुई के फूल पर वह क्या करते हैं, मान करते हैं। इसी दृष्टि के विस्तार का ये सवरी, यानी वो वहां तक ही वो सीमित रहते हैं। जो शहरों में उद्यान होता है उसमें लगी हुई फूल जो जुई की कलियों पर जो उपमान किए जाते हैं, औदार्य का, औदार्य यानी आप कह सकते हो सुंदरता, सौंदर्य, औदार्य का कोई सच्चा कोई प्यार एक प्रतीक बिजली घास, तो वही एक जो रूपवती नायिका का जो प्रेम का जो प्रतीक है वह बिजली घास और कलगी बाजरे से वे उसकी तुलना करते हैं। और सचमुच इन्हें जब जब मैं देखता हूँ ये खुला विरान संस्कृति, संस्कृति कह सकते हो आप, सृष्टि, तो कई सच्चा कई प्यारा एक प्रतीक सा बिजली घास या शरद के साज से सूने गगन की पीठिका पर, सूने गगन की पीठिका यानी गगन की पीठिका पृथ्वी को कहते हैं, तो उसकी पृष्ठभूमि पर, गगन की पीठिका पर, उसकी तल पर, उसकी पृष्ठभूमि पर दौलती कलगी अकेली, और दौलती हुई जो रूपवती नायिका जो कलगी बाजरे की भांति वह सुंदर दिखती है, बाजरे की, और सचमुच उन्हें जब जब मैं देखता हूँ यह खुला विरान संस्कृति का घना वो सिमट आता है, वो अपने आप में प्रकृति में सिमट जाता है और मैं एकांत हो जाता हूँ, वे अपने आप को क्या हो जाते हैं,
समर्पित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि एक रूपवती नायिका की तुलना वह पौराणिक उपमानों से न करके कलगी बाजरे और पिछली घास से कर रहे हैं। ठीक है, और उन्हें न तो वे नभ की तारिका के साथ बताते हैं और न ही वह भोर की बेला में ओस की बूंदों में नहाई हुई कुई है और न ही वह चंपे का फूल है। वह उपमान क्या हो गए, फीके हो गए, मैले हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि कवि का प्यार मिला हो गया है। जिस तरह से बर्तन को अधिक घिसने से उसका मूल्य समाप्त हो जाता है, यानी चमक, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको बुलाया जा सके। ठीक है, क्योंकि किसी नारी की सुंदरता कब बनी रहती है, जब वह अपने प्रियतम के निकट रहती है, तब वह और भी ज्यादा आकर्षक रहती है। तो यहाँ पे कवि अज्ञे है जो सुंदर नायिका की तुलना कलगी बाजरी और बिजली घास से करते हैं। ये कविता हरिदास सनभर काव्य संग्रह से ली गई है। नेक्स्ट अगली नई कविता के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।